एक ऐसा ब्रांड जो इनोवेशन का दूसरा नाम था, जिसने मोबाइल फोन को म्यूजिक और फोटोग्राफी से जोड़ दिया। वो ब्रांड आखिर बाजार से इस तरह गायब कैसे हो गया? आज हम सोनी एरिक्सन की इसी रहस्यमयी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात है साल 2012 की। सोनी ने बहुत ही चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सोनी एरिक्सन ब्रांड को खत्म कर दिया। सोचिए, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बस एक दौर का खात्मा हो गया। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? और मजे की बात यह है कि सोनी एरिक्सन इसलिए नहीं डूबा कि उसके फोन खराब थे या फिर कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया था। नहीं, वजह कुछ और ही थी, कुछ अंदर की बात थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दो बहुत बड़े लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग कॉर्पोरेट दिग्गजों की एक पार्टनरशिप से। यहाँ दो अलग अलग कल्चर का एक तरह से टकराव था। देखिए, एक तरफ थी जापान की सोनी, जो इमोशन और ब्रांडिंग की मास्टर थी, और दूसरी तरफ थी स्वीडन की एरिक्सन, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और भरोसे की बेताज बादशाह थी। एकदम अलग दुनिया। साल था 2001। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक 50-50 जॉइंट वेंचर बनाया, और मकसद बिल्कुल साफ था। सोनी की ब्रांड पावर और एरिक्सन की टेक्नोलॉजी को मिलाकर उस वक्त के मार्केट लीडर नोकिया को टक्कर देना। कागज पर तो ये पार्टनरशिप एकदम परफेक्ट लग रही थी, है ना? लेकिन इस 50-50 के स्ट्रक्चर में एक बहुत जरूरी चीज गायब थी। एक अकेला लीडर जो आखिरी फैसला ले सके। सबसे बड़ा सवाल यही था कि बॉस कौन है? और शुरुआत में तो सब कुछ शानदार था। साल 2003 से 2007 के बीच का जो दौर था वो सोनी एरिक्सन का गोल्डन पीरियड था। ब्रांड ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गया। सोनी एरिक्सन उस वक्त एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया था। उन्होंने समझा कि फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है, खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। खासकर वॉकमैन सीरीज, इसने तो मोबाइल पर म्यूजिक सुनने के तजुर्बे को पूरी तरह से बदल दिया। उस जमाने में उसकी साउंड क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं था, और वो डेडिकेटेड म्यूजिक बटन लगता था जैसे हाथ में असली वॉकमैन हो। और फिर आई साइबर शॉट सीरीज। इसने तो फोन कैमरे को लेकर लोगों की सोच ही बदल दी। बेहतर सेंसर और कैमरे वाले फीचर्स के साथ इसने ये साबित कर दिया कि मोबाइल फोटोग्राफी को भी सीरियसली लिया जा सकता है। पहली बार लोगों को लगा कि हाँ, फोन से भी अच्छी तस्वीरें आ सकती हैं। तो देखिए, बिक्री आसमान छू रही थी, ब्रांड बड़ा हो रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन इस कामयाबी की चमक के पीछे पार्टनरशिप के अंदर जो मुश्किलें पनप रही थीं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। तो अब आते हैं कहानी की असली प्रॉब्लम पर, कि कैसे कंपनी का अपना ही इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेडलॉक, मतलब एक ऐसी हालत जहां कोई फैसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि बराबर पावर वाले दो लोग एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। और सच पूछिए तो सोनी एरिक्सन के लीडरशिप संकट की यही जड़ थी। अब देखिए, होता क्या था, कोई नया आइडिया आया, उसे पहले सोनी की ब्रांड टीम की मंजूरी चाहिए, फिर उसे एरिक्सन की इंजीनियरिंग टीम की मंजूरी चाहिए, और जब तक ये दोनों अपनी अपनी अलग सोच के साथ किसी बात पर सहमत होते, तब तक तो मार्केट में गेम ही बदल चुका होता था। और कंपनी के इसी अंदरूनी पैरालिसिस के दौरान बाहर बाजार में एक भूचाल आ गया, जिसने सोनी एरिक्सन की इस कमजोरी को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये टाइमलाइन देखिए, 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, एक तरह का साइलेंट अर्थक्वेक था ये। और फिर 2008 से 2010 के बीच एंड्रॉयड इकोसिस्टम ने पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फोकस अब हार्डवेयर से हटकर सॉफ्टवेयर, एप्स और इकोसिस्टम पर जा रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी को यह बदलाव दिख नहीं रहा था, उन्हें सब पता था। प्रॉब्लम जानकारी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी फैसला ना ले पाने की। दोनों पार्टनर इस नए स्मार्टफोन के दौर के लिए किसी एक स्ट्रैटेजी पर राजी नहीं हो पाए। और इस सबका नतीजा क्या हुआ? इनोवेशन अब प्रिडिक्टेबल हो गया, फोन लॉन्च होने में देरी होने लगी, और कंपनी ने अपना सारा मोमेंटम खो दिया। जो ब्रांड कभी ट्रेंड सेट करता था, वो अब दूसरों को फॉलो करने लगा था। देखिए, उनके फोन बुरे नहीं थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अब मार्केट को लीड भी नहीं कर रहे थे। और मोबाइल इंडस्ट्री जैसे तेजी से भागते बाजार में बीच में रह जाना सबसे खतरनाक होता है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। इस पार्टनरशिप का अंत कैसे हुआ और इससे हमें सबक क्या मिलता है? जैसा कि मैंने कहा, अंत बहुत शांत था। 2011 में एरिक्सन ने अपना 50% हिस्सा सोनी को बेच दिया। 2012 तक ब्रांड का नाम चुपचाप सोनी मोबाइल हो गया, और सोनी एरिक्सन का नाम बस इतिहास के पन्नों में खो गया।
तो असली सबक क्या है? असली फेलियर मार्केट या टेक्नोलॉजी का नहीं था, ये फेलियर था क्लैरिटी की कमी का। सोनी एरिक्सन के पास टैलेंट भी था और ब्रांड पावर भी, लेकिन वो एक खराब लीडरशिप स्ट्रक्चर की वजह से फेल हो गए जहां किसी की कोई साफ जवाबदेही नहीं थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाती है, जो इस कोट में कही गई है। सबसे खतरनाक सिचुएशन तब होती है जब जिम्मेदार तो सब होते हैं, लेकिन जवाबदेह कोई नहीं होता।